अंदर की खबर लेकर। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने आज किस तरह से उस शख्स को जवाब दिया जो उनको चैलेंज करने के लिए आया था, जो ये दिखाने के लिए आया था कि बाबा गलत है, वो शख्स सही है। ये शख्स कौन था और क्या जवाब आज दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से दोहरा दिया, सनातन को लेकर जो लोग सवाल उठाएंगे तो उनको जवाब बाबा बागेश्वर क्या देंगे। तो अपने अंदाज में बाबा बागेश्वर ने आज जवाब दिया। तो साजिश के बदनाम सवाल, यानी जो बाबा को बदनाम करने की साजिश जिसके सवाल किए गए, उनके पीछे का मकसद क्या था और कैसे बाबा ने एक्सपोज कर दिया उस शख्स को जो एक सोची समझी चाल के तहत उनके दरबार में पहुंचा था। हुआ क्या था आपको बताएंगे, लेकिन वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसके साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उनमें सबसे अहम पहले हम आपको बताते हैं, आज हम बात करेंगे खरा सोना। खरा सोना यानी क्या? आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। क्या आपके लिए खरा सोना इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने लिए खरा सोना इस्तेमाल कर रही हूँ, तो किसके लिए कर रही हूँ ये बताऊंगी अंदर की खबर में। फैसला ऑन द स्पॉट, यानी ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया गया, नतीजा दे दिया गया। कहां ये ऑन द स्पॉट फैसला हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो बाबा का पर्चा लीक, बाबा ने पर्चा लीक की और वो बातें लिख दी कि वो जो शख्स आया था उसके भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन मकसद क्या था, इससे भी आज पर्दा उठाएंगे अंदर खबर में। तो प्यार का पंचनामा सामने आया है जिसने बता दिया कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा निकला ये आपको बताएंगे। तो बात आज हम करेंगे शी की सॉलिड घेरेबंदी। जिनपिंग डर गए, G20 में आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो देश है उन्होंने पहले ही घेराबंदी करना शुरू कर दिया, यानी अपनी चाल में कैसे चीन फंस चुका है ये आपको आज हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताएंगी बाबा बागेश्वर का धाम सजा था। बाबा बागेश्वर के हर बार जो भक्त होते हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। देखिए ये देख रहे हैं ना, बाबा बागेश्वर बैठे हैं, जो शख्स चश्मा लगा करके बैठा है, हाथ में माइक लेकर के बैठा है, ये किस लिए पहुंचा था? ये बाबा बागेश्वर के दरबार में क्या करने पहुंचा था? क्या अपना पर्चा निकलवाने के लिए बाबा से पहुंचा था या फिर इसका कोई और मकसद है? एक बार और देखिए, ये जो युवक आप देख रहे हैं ना, जो युवक चश्मा लगा करके बैठा है, ये करने क्या आया था? अब ये युवक है कौन, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा, तो चलिए जरा मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था, कहां से आया था, क्या सोच करके आया था और बाबा की अग्नि परीक्षा लेने की जो कोशिश थी उसके बाद उसमें क्या हुआ ये हम आपको बताने वाले हैं। जयपुर से बाबा के दरबार में ये शख्स पहुंचा था, यानी राजस्थान के जयपुर से आया था। बाबा की परीक्षा लेना इसका मुख्य उद्देश्य था जिसके तहत ये दरबार पहुंचा था। मुस्लिम युवती से इश्क की बात इसने कही थी बाबा के दरबार में। इसके बाद ये कहा गया कि प्रेमिका की शादी की जानकारी भी देगी कि प्रेमिका की 5-6 महीने पहले शादी भी हो चुकी है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया और युवक ने बाबा के पर्चे पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी बाबा जब सच बोलने लगे तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद कैसे बाबा पर वो सवाल खड़े करने लगे। अब अगली बार क्या होता है जरा देखिए, अगला क्या होता है वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए ये पर्चा देख रहे हैं ना, बाबा ने पर्चा निकाला। ये युवक जो चश्मा लगाकर बैठा था बाबा के दरबार में, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है उसका पर्चा निकल रहा है। और ये देखिए जो पर्चा है बाबा इसका पढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कैसे वो विवाद हुआ, सुनिए जरा। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा देखना चाहूंगा मैं। पर्चा देखो, पर्चा स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में नहीं होगा। अच्छा बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए वो। हाँ लव, स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। स्वतः बोलने, लब के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? तो देखा आपने, ये जो युवक था क्या कर रहा था, ये पूछ रहा है बाबा से कि ये जो पर्चा मेरा आप निकाल रहे हैं इसमें लव कहाँ लिखा है। ये देखिए ये जो माइक लेकर के शख्स पूछ रहा था, ये कह रहा है मुझे तो लव नहीं नजर आ रहा, लिखा कहाँ है आपने? तो बाबा ने इसका चश्मा उतारा। इसके बाद जो बाबा है वो कह रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। इनके परिवार वाले जो अगर ये नहीं समझ पा रहे तो कम से कम इनके परिवार वाले समझ ले कि आखिर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि सीधा मकसद ये था कि कैसे भी करके बाबा को गलत साबित कर दिया जाए। और इसीलिए आज बहुत कुछ हुआ बाबा के दरबार में। तो बाबा ने भक्तों की भीड़ के सामने वहां पर जो लोग हैं उनको बुलाया। अब लोगों को बुलाने के बाद क्या हुआ, लोगों को दरबार में युवक का पर्चा पढ़ाया, क्योंकि युवक कह रहा था इस पर्चे में वो बात नहीं लिखी है जो बाबा बोल रहे हैं। दरबार में युवक के झूठ की
पोल खोल दी बाबा बागेश्वर ने, लेकिन युवक फिर भी इनकार करता रहा। वो ये बताता रहा कि वो सच्चा है। दरबार में अपने झूठ पर अड़ा रहा युवक, क्योंकि उसको पता था कि वो एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए कैसे बाबा ने उसकी पोल खोल कर दी। वो युवक फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि वो गलत है। अब सवाल तो यही, क्या वो सोची समझी साजिश के तहत आया, किसी ने उसको भेजा? ये देखिए अब इसके बाद क्या होता है। नई तस्वीर देखिए, बाबा बागेश्वर पर्चा हाथ में लिए थे। इसके बाद ये जो महिला है ये उसकी माँ है। उन्होंने कहा माँ को आप बुला लीजिए। इसके बाद ये देखिए ये युवक यहाँ बैठा हुआ है, माइक लेने की कोशिश कर रहा है। माँ को बुलाया बाबा बागेश्वर ने, क्योंकि ये जो पर्चा आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी जन्म कुंडली लिख दी थी। ये कहा था तुम्हारा प्रेम प्रसंग है, लेकिन वो युवक इस बात से इनकार कर रहा था, कहता लव शब्द तो आपने लिखा ही नहीं है। जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, और इसी भीड़ के सामने बाबा बागेश्वर ने इस युवक को एक्सपोज किया। लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या कहा इस माँ के सामने, सुनिए जरा इस रिपोर्ट में। नकटा लव कहाँ है? छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और छीलेंगे। अब स्वस्थ शादीशुदा है, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो। क्या ये बात सही है? सच है? तुम्हारी ठठरी नकटा और ठठरी नहीं नहीं जयपुर से चलकर राजेश बाबा के दरबार में बदला लेने पहुंचा। वो आया बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री पर बदनामी की तारीख पोतने। उसका मकसद था शक्तियों को झूठा साबित करने का। लेकिन दरबार में जो हुआ उसे देखकर हजारों की भीड़ हैरान रह गई। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे। अभी एक और बुलाओ, किसी को पढ़ने बुला सकते हो। नहीं गुरुजी छोड़िए। नहीं ऐसे कैसे छोड़ें? मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। दरबार में राजेश का जैसे ही पर्चा लगा तो उसने मन बना लिया बाबा को झूठा साबित करने का। मंच पर आते ही मोहब्बत को लेकर सवाल पूछा। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें। लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस सवाल का जवाब धीरेंद्र शास्त्री पहले ही पर्चे में लिख चुके थे। साफ कह दिया कि इश्क अधूरा रहेगा। सबूत के तौर पर पर्चा भी दिखा दिया। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। राजेश अपने मन में कुछ और ही ठान कर बैठा था। जवाब सुनते ही वो पर्चे पर सवाल खड़े करने लगा। कोशिश शुरू कर दी धीरेंद्र शास्त्री को झूठा साबित करने की। जिस पर्चे की चर्चा पूरी दुनिया में है उसे गलत बताने की। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में? लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हजारों की भीड़ में धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल खड़े हुए तो उन्होंने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। कई दूसरे लोगों को पर्चा पढ़ने मंच पर बुला लिया। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। केवल आशीर्वाद, देखने, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, लेने स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस महाराज। लेकिन राजेश फिर भी सच को नकारता रहा। मंच पर आए लोगों को बाबा के भक्त बताने लगा। लेकिन बाबा साजिश का चश्मा उतारने का मन बना चुके थे, इसलिए राजेश को ही मौका दे दिया पर्चा पढ़ने के लिए लोग बुलाने का। छोड़ेंगे नहीं अभी हम आपको और राजेश की झूठ की पोल धीरे धीरे खुल रही थी। साजिश बेनकाब होने लगी तो लगने लगा राजेश दरबार छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन बाबा उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसके साथ पुलिस की टीम लगा दी। राजेश की मां मंच पर आते ही फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की करतूत पर माफी मांगने लगी। लेकिन सवाल आस्था का, सवाल करोड़ों लोगों के भरोसे का था, तो बाबा पर्चा पढ़वा कर ही माने। ये क्या लिखा? माइक से केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। इसके बाद शुरू हुआ राजेश की करतूतों से पर्दा उठाने का काम। तो राजेश चंद मिनट पहले इश्क की दास्तां सुना रहा था। बाबा ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी, बता दिया कैसे वो अपने परिवार को धोखा दे रहा है। तुम्हारी बच्ची है, हाँ। तुम शादीशुदा हो, हाँ। अब तुम ठटरी बनाओ। कोई बात नहीं। हाँ रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे। सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया, और तुम जो जो बातें बोलते हो होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना,
नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। इसके बाद बाबा ने राजेश के पिता को भी मंच पर बुला लिया। वो आते ही अपने बेटे पर बरस पड़े। नहीं, मैं मेरा बेटो मैं इनको कोनी चाहूं रे, अरे मेरो हो सकता नहीं 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 नहीं, आप जो ना करो, जो ना करो, ना ना मैं बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका बच्चा हमारा भाई है। बाबा ने भी भक्तों की भीड़ में राजेश को खूब खरी खोटी सुनाई। क्या ये बात सही है? सच है। सच है? तुम्हारी ठठरी खतरी नक्कटा तोरी ठठरी। नहीं नहीं, मैंने अब कान पकड़ो, क्षमा मांगो। साजिश बेनकाब होते ही बाबा की जयकार होने लगी। बाबा आस्था की कटौती पर खरा सोना साबित हुए। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि ना उनके दावे झूठे हैं, ना उनके पर्चे में लिखी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा के दरबार में आगे क्या होता है, जरा ये भी समझिए। ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन बाबा के दरबार में आगे क्या होता है ये मैं बताती हूँ। राजेश के साथ 80,000 रुपए की ठगी हुई थी। वो क्या करने आया था समझिए। बीकानेर का युवक जो 80,000 रुपए किसके नाम पर लेकर भागा था? राजेश के नाम पर लेकर भागा था। ठग ने खुद को बाबा बागेश्वर का भक्त बताया था। ठगी का बदला लेने के लिए बाबा के दरबार में ये शख्स पहुंचा था। बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता रहा। कह रहा था जो पर्चे में लिखा है आप बोल कुछ रहे हैं, पर्चे में कुछ और हो रहा है। लेकिन कैसे बाबा के दरबार में साजिश भी रची जाती है, आज वो एक एक सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने इसके बाद जो युवक है उससे क्या कहा, अब समझिए। एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ। ये शख्स कौन है पता है आपको? लग रहा होगा ये बाइक पर बैठा हुआ शख्स कौन है भाई? ये शख्स वो शख्स है जो बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसने आपत्तिजनक शब्द लिखे थे सोशल मीडिया पर, जिसका मकसद था बाबा को धमकी देना, बाबा को डराना। अब ये है कौन शख्स, ये समझिए। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। ये जो शख्स है धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने के लिए आया था। इसका यह मकसद था। इंस्टाग्राम पर ये लगातार जो धमकी भरे मैसेजेस है वो बाबा को भेज रहा था। आपत्तिजनक शब्दों का उस मैसेज में इस्तेमाल किया गया था बाबा बागेश्वर के लिए। धमकी देने वाले का जो नाम है, जिसका भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसका नाम था अंसारी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनस अंसारी जो बरेली का रहने वाला है। और आइए अब आपको बाबा बागेश्वर का एक नया अंदाज आपको दिखाते हैं। सनातन को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं और ये खास अंदाज है क्या बाबा बागेश्वर का, देखिए जरा। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। गाइए। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। सत्य सनातन की रक्षा हित हमने कसम है खाई। हाँ, सत्य सनातन की रक्षा हित हमने कसम है खाई। किस किसने कसम खाई सनातन की रक्षा के लिए? घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। तो देश भर में सनातन को लेकर जिस तरीके से इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर बाबा बागेश्वर ने किस तरह से बड़ा जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में समझिए। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। क्या इस्लामिक पंथ या क्रिश्चियन पंथ आस्था के देवी देवता के बारे में आप इतनी हल्की घटिया बातें करेंगे? एक और बाबा के दरबार में सनातन की शक्ति पर सवाल खड़े हुए, दूसरी ओर देश की सियासत में भी छिड़ा है धर्म युद्ध। वोट के लिए नेताओं ने सनातन पर चोट की तो साधु संत गुस्से से उबल पड़े। निशाने पर ले लिया उदयनिधि स्टालिन और INDIA को। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि सनातन विरोधी बयान पर स्टालिन अड़े हुए हैं, तो INDIA के सहयोगी भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம்
ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. आम आदमी पार्टी भी धर्म युद्ध में कूद पड़ी। केजरीवाल एंड कंपनी की ओर से संजय सिंह सामने आए तो चंद रोज पहले वोटर्स को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला भी धर्म ज्ञान देने लगे। हिंदू धर्म का संदेश है, रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये हमारा संदेश है। अमित शाह से थोड़ी सीखना है हिंदू धर्म। शायद भाषा की भावना को ना समझते हुए किसी व्यक्ति ने कहा होगा, मुझे जानकारी नहीं। उदयनिधि के बाद INDIA के सहयोगियों के बयान सामने आने लगे तो बीजेपी ने अपने हमलों की धार और तेज कर दी। स्टालिन के बहाने पूरे गठबंधन को घेर लिया। सवाल पूछे गए कि राहुल गांधी चुप क्यों है, INDIA क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है, उससे पुड़िया लाके लेके वो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या इस्लामिक पंथ या क्रिश्चियन पंथ आस्था के देवी देवता के बारे में आप इतनी हल्की घटिया बातें करेंगे और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके सनातन के संस्कार जो भारत की सभ्यता का मूल केंद्र है उस पर इस तरह की घटिया बातें नहीं करें। 2024 के दंगल से पहले धर्म पर छिड़ी सियासी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि स्टालिन अड़े हैं तो बीजेपी के नेता भी विरोध का झंडा लेकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। और अंदर की खबर में चलिए आप बात करते हैं G20 की। G20 को लेकर के पूरी दिल्ली तैयार है, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन G20 में आने से कौन डर रहा है, कौन मुंह छिपा रहा है? वो है जिनपिंग। लेकिन जिनपिंग क्यों डर रहे हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की है? भारत को लेकर के जो उन्होंने अभी एक नया नक्शा जारी किया उसके बाद वो अब चारों तरफा घिरते हुए नजर आते हैं और यही वजह है क्या वो बचते नजर आ रहे हैं कि बाकी जो देश है उनके सामने वो आएंगे तो उनकी पोलखोल हो चुकी है, अब फिर क्या जवाब देंगे ये बात है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चीन की वो नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह कौन आ रहा है समझिए, उनकी जगह आ रहे हैं ली कियांग जो प्रधानमंत्री है चीन के, वो G20 में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि जिनपिंग को ये पता है जो हरकत उन्होंने की है उसके बाद वो चौतरफा घिर चुके हैं, हर तरफ निंदा हो रही है, इसलिए बच रहे हैं G20 में आने से अब जिनपिंग। लेकिन आ कौन कौन रहा है G20 में ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, इसके अलावा कौन आ रहा है, जस्टिन ट्रूडो आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री है कनाडा के, एमिनेल मैक्रो आ रहे हैं राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, अगला नाम समझिए कौन है, ओलाफ शोल्ज आ रहे हैं जो चांसलर है जर्मनी के, एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के वो आ रहे हैं इस बैठक के लिए। तो भाई फूमियो किशिदा आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री है जापान के, तो लूला डी सिल्वा जो राष्ट्रपति है ब्राजील के वो शामिल होंगे G20 की बैठक में। तो इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन बैठक में शामिल होने के साथ साथ आप ये समझिए इन सबको जवाब देना भारी पड़ेगा चीन को और इसीलिए चीन इनका सामना नहीं करना चाहता है। चीन का जो डर है वो साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिससे बचने की कोशिश चीन करता है। वो क्या है, क्या अच्छा नहीं लगता है चीन को? चीन को अच्छा नहीं लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साथ साथ आते हैं। ये तस्वीर आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और ये जो तस्वीरें थी जिस तरह से गले मिले थे, मुलाकात हुई थी, ये तस्वीरें चर्चा का विषय थी और चीन इन तस्वीरों को देखकर चिढ़ रहा था क्योंकि चीन को ये पता है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और यही वो तस्वीरें हैं जिनसे कौन चिढ़ता है, चीन। इस बार भी चूंकि यही इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और यही चीजें पसंद नहीं है जिनपिंग को और इसीलिए जिनपिंग डरते हैं भारत आने से। भारत दौरे को लेकर सब उत्साहित है, यहां तक कि आप समझिए जो बाइडेन उत्साहित है। वो क्या कह रहे हैं जिनपिंग को लेकर, उन्होंने टिप्पणी की है जिनपिंग जिस तरह से G20 में नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग के नहीं आने से मायूस हूं। वो ये कह रहे हैं कि जिनपिंग को आना चाहिए था, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। ये देखिए ये जो देश है मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत को लेकर के जिस तरह से चाल चल रहा था जिनपिंग यानी चीन, वो उसको लेकर क्या कुछ कहा गया। वियतनाम ने किनारा कर लिया और जो फिलीपींस है उसने किनारा कर लिया, ताइवान ने किनारा कर लिया, नेपाल ने किनारा कर लिया। कह रहा है जो आपने नक्शा दिया है ना भारत के साथ, जो गड़बड़ी करके नक्शा दिया है उसमें हम आपका साथ नहीं निभा सकते। रूस ने भी कहा कि गलत किया है चाइना ने, जिस तरह से विस्तारवादी नीति के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इन देशों को भी उसने शामिल कर लिया है उस नक्शे में जिसके जरिए वो देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि भौगोलिक स्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना, जिसका सीधा सीधा विरोध किया जा रहा है और अब इस विरोध का सामना करने से बच रहा है चीन। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए।
दुनिया से मुंह छिपाने को मजबूर हो रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भूमाफिया की विस्तारवादी सोच जिनपिंग पर भारी पड़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि जिनपिंग ने G20 जैसे बड़े मंच से किनारा कर लिया। खुद की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज रहे हैं। अंदर की खबर में आज जिनपिंग की ग्लोबल घेरेबंदी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बताएंगे कैसे जिनपिंग के खिलाफ सॉलिड प्लान बन चुका है। पहले जिनपिंग की नई चाल आपको समझा देते हैं। चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है। उसमें अक्साई चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाया है। साउथ चाइना सी में कई द्वीपों पर अपना दावा किया है। अपने मित्र देश रूस के एक द्वीप पर भी दावा जता दिया है। भूमाफिया ने अपनी नई चाल तो चल दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या मुंह लेकर दुनिया के सामने आए, क्योंकि चीन के नए भूगोल पर उसकी चौतरफा घेरेबंदी हो गई है। भारत ने चीन की हरकत पर कड़ा विरोध जताया है। चीन का मित्र रूस भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। कई दूसरे देश भी चीन को खरी खरी सुना रहे हैं। दरअसल चीन की नजर साउथ चाइना सी पर है, क्योंकि इस समुद्र के रास्ते सालाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है। चीन पूरे कारोबार पर अपना कब्जा चाहता है, लेकिन चीन के कई देश उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान ने भी चीन को अपनी नजर दूर रखने के लिए कहा है। नेपाल भी खुलकर नए नक्शे का विरोध जता रहा है। जमीन के लालच में चीन ने अपने खास दोस्त रूस को भी नाराज कर दिया है। चीन ने उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित रूस के बोल्शोई उसूरिस्की द्वीप को भी अपना बता डाला, जबकि इसे लेकर पहले ही समझौता हो चुका है। मगर विस्तारवाद के मद में चूर चीन को अपने दोस्त का समझौता भी नहीं दिखा और रूस ने ड्रैगन को सुधरने की नसीहत दे दी। कुल मिलाकर नए नक्शे को लेकर चीन चौतरफा घिर चुका है। जिनपिंग ग्लोबल मंच पर अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। डर सता रहा है कि अगर G20 में आए तो न केवल विरोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अंदर की खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कट्टरपंथियों पर अत्याचार सामने आया है। सड़क पर हाहाकार कैसे पाकिस्तान में मची है, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Servocon energy efficient transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। पार्टी के पास जा रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आपका क्या स्टैंड? बिल लाए। आपका क्या स्टैंड है? आप यानी समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? इंडिया, इंडिया और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हम सब एक हैं। दिक्कत किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैंने पहले बोला आप लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं क्या? आपने मतलब ईयरपीस नहीं लगाया हुआ क्या? आवाज गूंज रही है जी। देखिए, जब हमने मीटिंग, जब पहली मीटिंग हुई थी तब भी परेशान थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी उसमें कमियां खोज रही थी। दूसरी मीटिंग हुई, फिर कमियां खोजने की कोशिश की। तीसरी मीटिंग हुई, अब उसमें खोज रही है कि देखो, पहले दूसरी मीटिंग में कहते थे कि देखो नीतीश जी चले गए, नाराज होगी, नीतीश जी चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इस बार कह रहे हैं कि फलाने चले गए। अरे भैया, आप यही खोजते रहना, लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के समर्पण के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हम सब एक हैं। अब अभी जेपी नड्डा जी की हम बात सुन रहे थे, हल्ला मचा के कह रहे थे महिलाओं के सम्मान में बोल नहीं रही है। अरे महिलाओं के सम्मान में लखनऊ के अंदर पीजीआई हॉस्पिटल के थाने के अंतर्गत 100 बार एक लड़की को खोदा गया, तब कहां थे नड्डा साहब? नहीं आवाज निकली क्या? अभी एक सिपाही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अयोध्या में जिसके साथ अन्याय हुआ, कहां थे नड्डा साहब? भाई, ये तो मैं अभी की घटना बता रहा हूं। इसके मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो नड्डा साहब की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन जैसे दूसरे प्रदेश लोग हैं तो उनको महिला याद आती है। अरे महिला चाहे राजस्थान की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे हमारी महिला पहलवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की महिला हो, चाहे बिहार की महिला हो, चाहे पश्चिम बंगाल की महिला हो, या हमारी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में आपको सोचने की जिम्मेदारी जो आपने नहीं सोचा, इसलिए इंडिया एक आया है। इसी मानसिकता को लेकर इंडिया बना है, क्योंकि आप इंडिया के बारे में नहीं सोचते हो, आप उन राज्यों के बारे में सोचते हो जहां आपकी सरकार नहीं आया है। जहां है उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते हो, जहां नहीं है उसकी कमी खोजते हो। इसके मतलब आप हमारे देश के अंदर में राज्यों के हिसाब से बांटते हो। अच्छा, अब मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं सवाल। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ। अरे उनको नहीं आएगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आ रहा है मेरा? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो आप वन नेशन वन पोल पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप इसके साथ खड़े, आप इसके विपक्ष में खड़े? सुनो, भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदी में शब्द होता है सुसुरिया। इनको सुसुरिया छोड़ने की आदत है। इनको लगा कि इनकी सुरसुरी होता है अन्य राज्यों में। हाँ, सुनिए, सब तो सही से बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ। अरे तो मैं कह रहा हूँ उनसे पूछो ना, क्या बता रही है? क्या इन्होंने अभी ऑफिशियली जारी किया कोई लेटर? हाँ। क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन किया कि कौन चेयरमैन है, कौन उसके सदस्य? बता दिया। यही तो मैं कहता हूँ। देखिए, आज आपने ट्विटर पे, देखिए ये बीएसपी और एसपी दोनों के साथ दिक्कत है। क्या बता दिया ट्विटर ने? सुनिए, अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, आपको नहीं पता है?
आज आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं गए बोलने तो सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आज थोड़ा नहीं, आज आप थोड़ा लेट हो गए। नहीं, आज आप थोड़ा लेट हो गए। पंकज शर्मा जी आ रहा हूँ, आशुतोष दादा आ रहा हूँ। नहीं, देखिए मोनोलॉग नहीं करना है। ओके, मोनोलॉग नहीं, आपने सवाल पूछा तो जवाब दे लो, फिर आप चले जाएगा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। ये डरी हुई सरकार है, ये इंडिया से डर गई है। इसे कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान भटकाने की राजनीति करी। मैं आपको चैलेंज के साथ बोला हूँ, सिर्फ ध्यान भटकाना। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। उदयनिधि के सनातन के खिलाफ बयान का विरोध, संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज। उदयनिधि के बाद कांग्रेस नेता खड़गे के बेटे प्रियांक ने कहा, जो समानता ना दे वो धर्म नहीं। ममता ने दी ऐसे बयान से बचने की नसीहत। राजस्थान के जैसलमेर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 20 साल से राहुलयान की न लॉन्चिंग न लैंडिंग। गहलोत सरकार ने कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। दिल्ली में G20 समिट से पहले क्रेडिट की होड़, आम आदमी पार्टी बोली जो बीजेपी नहीं कर पाई वो एमसीडी ने 6 महीने में किया। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, प्रतिस्पर्धा वो खड़ी करते हैं जो काम नहीं करते। महाराष्ट्र के जालना हिंसा की होगी जांच, सीएम शिंदे ने लाठीचार्ज की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। फडणवीस बोले सरकार ने नहीं दिया कार्रवाई का आदेश, आरक्षण की आड़ में सेकी जा रही राजनीतिक रोटियां। जम्मू कश्मीर के रियासी में मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का एक आतंकी, एक जवान भी जख्मी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और अंदर की खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कट्टरपंथियों का। ब्रेक के बाद अंदर की खबर में स्वागत है आपको, और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो पाकिस्तान से आती हैं, जहां जंग आजादी की जंग छिड़ चुकी है। जो पीओके में लोग हैं वो साफ तौर पे बोलते हैं कि हमें आखिर यहां अब हमें नहीं रहना है। यहाँ पे जो प्रदर्शन शुरू हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार सुधर जाए, हमें नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लंबे समय से अल्पसंख्यकों पर जुल्म का सिलसिला जारी है, जहां उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। इस जुल्म के खिलाफ अब पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में आक्रोश है, जहां हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर हैं और खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें सिंध की है, जहां हिंदुओं को अगवा कर लिया गया है, जिसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अगवा लोगों की रिहाई की मांग हो रही है। लोगों की ये नाराजगी पुलिस की नाकामी को लेकर भी है, जहां पुलिस बंधक बनाए गए कई अल्पसंख्यकों को ढूंढ पाने में नाकाम रही है। वो देश जहां आए दिन अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में हर बढ़ते दिन और समय के साथ अल्पसंख्यकों पर जुल्म के खिलाफ अब उबाल बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अंदर की खबर में अब आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर, जो श्रीलंका से एक तस्वीर सामने आई है फेस्टिवल की। श्रीलंका से वो तस्वीरें भी पिछले साल आपको याद होंगी, जो एक तस्वीर दिखाती थी कि श्रीलंका का हाल क्या है। लेकिन आज श्रीलंका में जश्न मनाया जा रहा है। श्रीलंका में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12,000 लोग हैं जो बाकायदा इस फेस्टिवल में शामिल हुए। इसका नाम है इसाला पेराएरा, और खास तौर पे जो ये उत्सव होता है, ये खास तौर पे हर साल मनाया जाने वाला रीजनल फेस्टिवल है।